हेलो दोस्तों, मैं कुरैशी सर आपका इकोमेट्रिक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो सभी को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। और हमने पिछली वीडियो में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार और उसकी शाखाएं देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है समग्र अर्थशास्त्र और सूक्ष्म और समग्र अर्थशास्त्र के मध्य की तुलनाएं। तो हम देखते हैं समग्र अर्थशास्त्र। सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और नीचे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के सिर्फ एक कारक का अध्ययन विषय। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ना अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक कारक का ही अध्ययन किया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे सिर्फ एक घटक का अध्ययन किया जाता है। और जो समग्र अर्थशास्त्र है, देखिए समग्र अर्थशास्त्र के और क्या लिखा हुआ है, समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब ये शॉर्टकट में हमने पिछली वीडियो में भी रिपीट किया था। सो आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संबंधित पिछली वीडियो देखिए तो आपको समग्र अर्थशास्त्र उससे अधिक समझ में आएगा। और देखिए, हम समग्र अर्थशास्त्र की व्याख्याएं देखते हैं। जो थ्योरी पेपर देने वाले हैं उनके लिए समग्र अर्थशास्त्र की व्याख्याएं महत्वपूर्ण है। तो पहली व्याख्या है केन्स की। केन्स की व्याख्या देखिए। केन्स के अनुसार स्थूल अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति और समग्र उत्पादन और समग्र रोजगार का अध्ययन किया जाता है। देखिए कौन कौन से घटक बतलाए स्थूल अर्थशास्त्र में केन्स ने। समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उत्पादन और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसमें सिर्फ व्यक्तिगत मांग का अध्ययन किया जाता है। जहाँ यहाँ समग्र मांग का अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मांग का अध्ययन किया जाता है। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसमें सिर्फ पूर्ति या व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। स्थूल अर्थशास्त्र में समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसमें सिर्फ उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो समग्र अर्थशास्त्र में समग्र उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में रोजगार का अध्ययन नहीं किया जाता है, पर जो समग्र अर्थशास्त्र है उसमें रोजगार का अध्ययन किया जाता है। अब हम फिशर की व्याख्या देखते हैं। फिशर के अनुसार समग्र अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के उन समग्र कारकों का अध्ययन किया जाता है जो व्यापार चक्र के लिए कारणभूत है। देखिए, जो फिशर ने व्यापार चक्र संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की है, उनका कहना है कि जो व्यापार चक्र के लिए कारणभूत कारक है, जैसे रोजगार, समग्र उत्पादन, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ये सब कारक व्यापार चक्र उत्पन्न करने के लिए कारणभूत रहते हैं। उन सब कारकों का अध्ययन समग्र अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब देखिए, आपने व्याख्या समझी होंगी और स्पष्टीकरण आपके हिसाब से दे सकते हो। आपको प्रश्न आ सकता है समग्र अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए या समग्र अर्थशास्त्र की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। तो आप ये दो व्याख्या देके पूरा समग्र अर्थशास्त्र स्पष्ट कर सकते हो। कम से कम 2 पेजेस आप आराम से लिख सकते हो इसके बारे में। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 अर्थशास्त्र की व्याख्या है। अर्थशास्त्र की शाखा है। तो अर्थशास्त्र की शाखाएं हमने ली। पहले स्थूल अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बी, सी है ए और बी और डी है कोई नहीं। तो जो स्थूल अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ये दोनों शाखाएं अर्थशास्त्र की है। जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, ए और बी। प्रश्न नंबर 2 स्थूल अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। स्थूल अर्थशास्त्र में इस अध्ययन किया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, वो सूक्ष्म होना ही है। सूक्ष्म होना तो आप देख लीजिए एक बार, ये रॉन्ग हो चुका है।
देखिए यहाँ सूक्ष्म होना ये रॉन्ग हो चुका है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के एक घटक का, सिर्फ एक घटक का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। फिर है सूक्ष्म, प्रश्न नंबर 3, सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र में अंतर है अध्ययन पद्धति का, क्योंकि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह एक घटक का अध्ययन करता है, तो स्थूल अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सारे घटकों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 4, स्थूल अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, स्थूल अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के समग्र घटकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, अर्थव्यवस्था के एकल कारक अध्ययन विषय है, मतलब अर्थव्यवस्था के एक कारक का अध्ययन विषय है किस शास्त्र का, तो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। प्रश्न नंबर 6, अर्थव्यवस्था के समग्र घटकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के समग्र घटकों का अध्ययन समग्र अर्थशास्त्र में या स्थूल अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हम देखेंगे स्थूल अर्थशास्त्र के महत्व। आपको जो थ्योरी पेपर देना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आता है स्थूल अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए, तो आपको स्थूल अर्थशास्त्र के महत्व लिखने हैं। इसमें से आपको 5 भी तो लिखने हैं, इधर हमने 6 दिए। सो हम देखते हैं। पहला महत्व है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली समझने के लिए। देखिए स्थूल अर्थशास्त्र समग्र घटकों का अध्ययन करता है, इसी कारण हम अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली समझ सकते हैं अच्छी तरह से सूक्ष्म अर्थशास्त्र से ज़्यादा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक घटक, सिर्फ एक घटक का अध्ययन किया जाता है और उस एक घटक के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था पे सिद्धांत लागू किए जाते हैं। पर जो स्थूल अर्थशास्त्र है वो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है और जब भी अपना सिद्धांत सिद्ध करता है, इसीलिए ये अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में को समझने के लिए सहायक है। अब दूसरा है अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। जो आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति कौन कौन सी है देखिए, आर्थिक नीति आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले आर्थिक नीति है मौद्रिक आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। दूसरी है वित्त नीति, तीसरी है रोजगार नीति, ये 3 नीति आप ध्यान में रखिए। ये 3 नीति का अध्ययन, 3 नीतियों का अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र में किया जाता है और इन 3 नीतियों निर्धारण में स्थूल अर्थशास्त्र बहुत सहायता करता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तुलना में। देखिए जो दो अलग अलग देश है, दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी तुलना करने के लिए अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण रहता है। मतलब दो अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करता है। कौन सा, मतलब हम समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो दूसरी अर्थव्यवस्था का भी स्थूल अर्थशास्त्र से समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो जाता है। ये दो अर्थव्यवस्थाएं, दोनों का अध्ययन स्थूल अर्थशास्त्र के जरिए किया गया है। अब इसकी तुलना करनी है तो भी स्थूल अर्थशास्त्र सहायक रहेगा। उसके बाद सामान्य रोजगार का चौथा, सामान्य रोजगार के विश्लेषण में सहायक। देखिए सामान्य रोजगार, सामान्य, अब हमने देखा एक व्यक्ति का सामान्य रोजगार मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में कितना रोजगार है, इसका विश्लेषण करने के लिए स्थूल अर्थशास्त्र ये प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसीलिए सामान्य रोजगार का स्तर या इसका विश्लेषण जानने के लिए सहायक रहती है। अब पांचवा देखिए मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक। जो मौद्रिक समस्या रहती है, जैसे कि मुद्रा का परिमाण कितना है अर्थव्यवस्था में, और परिमाण मतलब उसकी पूर्ति कितनी है, उसकी मांग कितनी है, इसका अध्ययन हम सूक्ष्म स्थूल अर्थशास्त्र में करते हैं। और मौद्रिक नीतियों का अध्ययन या मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है, सिर्फ वो स्थूल अर्थशास्त्र या समग्र अर्थशास्त्र में किया जाता है। और पांचवा और छठा लास्ट है व्यापार चक्र विश्लेषण में सहायक। देखिए व्यापार चक्र क्या रहता है अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं।
तेजी मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है, और मंदी मतलब वस्तु की कीमत घटती है। तेजी और मंदी की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें स्थूल अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सहायता करता है। पर जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र का अध्ययन नहीं किया जाता है, आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ अध्ययन किया जाता है स्थूल अर्थशास्त्र में। अब हम बढ़ते हैं सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र में अंतर क्या है ये देखने के लिए। तो देखिए, अब टॉपिक है जो आपको, जो कैंडिडेट थ्योरी पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो कैंडिडेट यूपीएससी, एमपीएससी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं उनके लिए भी। सो देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कभी आप थ्योरी पेपर देना चाहते हो तो प्लीज़ आप सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र की व्याख्याओं पर 2 टॉपिक सिलेक्ट के लिख सकते हो। पहले आपको दोनों की एक एक व्याख्या लिख लेनी है, फिर आपको तीसरा टॉपिक डालना है अध्ययन विषय। दोनों का अध्ययन विषय क्या है? अध्ययन विषय देखिए, हमने शॉर्ट में आपको नोट्स निकाल के दिए। अध्ययन विषय सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सूक्ष्म कारकों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म कारक कौन कौन थे? व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। और जो समग्र अर्थशास्त्र है इसमें समग्र कारकों का अध्ययन किया जाता है, जिस समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मुख्य विषय क्या है? दोनों के मुख्य विषय क्या है? जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका मुख्य विषय मांग और पूर्ति है। तो समग्र अर्थशास्त्र का उत्पादन रोजगार ये मुख्य विषय है। उसके बाद अगला टॉपिक है रोजगार विषय। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ना संपूर्ण रोजगार या पूर्ण रोजगार की स्थिति माना जाती है। ये परंपरावादी जो अर्थतज्ञ थे उनका मत था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, और कभी अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी आती है तो आर्थिक क्रियाएं इस तरह से कार्य करती है कि वो पूर्ण रोजगार की ओर फिर से चली जाती है, और पूर्ण रोजगार का स्तर फिर से प्राप्त हो जाता है। पर जो केन्स थे उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है, कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती नहीं है, इसीलिए अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार रहता है। और केन्स के जो भी विचार है वो समग्र अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का रोजगार विषय है वो पूर्ण रोजगार का है, और स्थूल अर्थशास्त्र का रोजगार विषय वो अपूर्ण रोजगार का है। और आपको अर्थतज्ञ के नाम जानने हैं तो अर्थतज्ञ के जो पूर्ण रोजगार की स्थिति का है तो आप परंपरावादी अर्थशास्त्री ये नाम यूज कर सकते हो। परंपरावादी अर्थशास्त्री में मुख्य है एडम स्मिथ, माल्थस, मिल और जेबी से, ये 4 अर्थतज्ञ मेन है। तो स्थूल अर्थशास्त्र में केन्स ये अर्थतज्ञ महत्वपूर्ण है। उसके बाद का है चौथा, आर्थिक नीति। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सिर्फ एक नीति का उपयोग किया जाता है, वो है कीमत नीति। कीमत नीति का निर्धारण या मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद उत्पादन लागत के आधार पर भी कीमत निर्धारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। और जो स्थूल अर्थशास्त्र है उसमें आय नीति मतलब आय का निर्धारण, रोजगार नीति रोजगार का निर्धारण, मौद्रिक नीति मुद्रा का निर्धारण, और वित्त नीति या वित्त का या पूंजी का निर्धारण की नीतियों का अध्ययन भी स्थूल अर्थशास्त्र में किया जाता है। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले हमने 6 प्रश्न ऑलरेडी ले लिया है। आपको 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था की समग्र कार्य प्रणाली समझने के लिए सहायक, मतलब अर्थव्यवस्था की समग्र कार्य प्रणाली समझने के लिए सहायक कौन सा अर्थशास्त्र है? तो अर्थशास्त्र की विशेषताएं हमने देखे, उसमें पहली विशेषता थी समस्त अर्थशास्त्र में शास्त्र के जरिए हम समझ सकते हैं। समस्त आपको याद रखना है, समस्त अर्थशास्त्र। फिर 8वां, 2 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना किस
अर्थशास्त्र की शाखा में की जाती है, दो अर्थव्यवस्थाएं, उसकी तुलना किस शाखा में की जाती है? सो देखिए, समस्त अर्थशास्त्र में दो अर्थव्यवस्था की तुलना हम कर सकते हैं। फिर 9वां, सामान्य रोजगार विश्लेषण का अर्थशास्त्र। सामान्य रोजगार, सामान्य मतलब सभी जितने अर्थव्यवस्था में व्यक्ति है उनके रोजगार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो आपको सिर्फ शब्द आएगा सामान्य रोजगार विश्लेषण। तो आपको समझना है समस्त अर्थशास्त्र उसमें से चूज करना है, क्योंकि समस्त अर्थशास्त्र में सामान्य रोजगार विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है सामान्य रोजगार का। फिर देखिए 10वां, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो मांग और पूर्ति, ये आपको याद रखना है। फिर स्थूल अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय है, स्थूल अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय उत्पादन और रोजगार है। फिर 12वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में रोजगार की स्थिति मानी जाती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी जाती है। लास्ट 3 क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की नीति है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो नीति है, तो नीति है कीमत नीति। स्थूल अर्थशास्त्र की आर्थिक नीति है। स्थूल अर्थशास्त्र की आर्थिक नीति 4 है, आपको याद रखनी है। पहली है आय नीति, रोजगार नीति, मौद्रिक नीति, वित्त नीति। उपरोक्त में सभी, ये जो चारों नीति है उपरोक्त में सभी है। इसमें उत्पादन नीति भी आती है, पर उत्पादन नीति सूक्ष्म अर्थशास्त्र स्थूल अर्थशास्त्र दोनों में उपयोग की जाती है, तो हम उत्पादन नीति नहीं, इसमें क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको। पर आपको याद रखना है, कभी आपको क्वेश्चन आया कि अग्रलिखित में से कौन सी आर्थिक नीति सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र में आती है, तो आपको याद रखना है वो है उत्पादन नीति, क्योंकि उत्पादन का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में भी करते हैं और स्थूल अर्थशास्त्र में भी करते हैं। फर्क इतना है कि हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सिर्फ एक घटक उत्पादन के सिर्फ एक फॉर्म का अध्ययन करते हैं, तो स्थूल अर्थशास्त्र में उत्पादन के सभी फॉर्म का अध्ययन करते हैं। आपको कभी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऊपर बेल आइकन वाला घंटा है प्लीज़ उससे दबाइए, जिससे आने वाली सब वीडियो आपको मिल सके। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को मदद करने के लिए हमारे चैनल की लिंक, वीडियोस की लिंक शेयर कीजिए, जिसके कारण जिनको ज़रूरत है उनको भी वीडियो मिल सके और हमारे चैनल की सब्सक्राइब बढ़ सके।